सूडान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग गोली से बाद में मरेंगे, भूख और बीमारी से पहले मर रहे हैं। बिना बाहरी ताकत के आरएसएफ इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं। कौन खड़े हैं इनके पीछे? दो लोगों की दुश्मनी के चलते सूडान की सड़कें आज खूनों से लथपथ हैं। लाखों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। चलिए इन सभी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। एक कहावत है कि उंगली पकड़ाओ तो वो हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और हाथ पकड़ाओ तो वो गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही सेम कहावत सूडान की पॉलिटिक्स में हिस्ट्री से लेकर अब तक देखने को मिल रहे हैं, जहां मिलिट्री ने कूप करके सत्ता को हथिया ले रहे हैं। साल 1952 के इजिप्टियन रेवोल्यूशन के बाद साल 1956 में सूडान को ब्रिटेन और इजिप्ट से स्वतंत्रता मिली। Sudanese flag now replaced the flags of those two nations. स्वतंत्रता के बाद से अब तक सूडान में 16 टाइम्स कूप करने की कोशिश की गई, जिसमें से 6 टाइम सक्सेसफुल रहे। पहली दफा कूप साल 1958 में जब सूडान की आर्मी चीफ जनरल इब्राहिम अब्बूद ने मिलिट्री कूप करके पीएम अब्दुल्ला खलील को सत्ता से हटा दिए और स्वयं सत्ता को अपने हाथ में ले लिए और खुद को नेशनल प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए। इसी के साथ सूडान से पार्लियामेंट्री रूल खत्म हो गए और यहीं से मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गए, जो अभी तक सूडान में चल रहे हैं। दूसरी दफा कूप साल 1969 में मिलिट्री ऑफिसर गाफर निमेरी ने मिलिट्री कूप करके इस्माइल अल हजरी को सत्ता से हटा दिए और सत्ता अपने हाथ में ले लिए और रूल करने लगे। इन्हीं के शासनकाल में साल 1972 में आदिस अबाब एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत सूडान के साउथ प्रोविंस में जो 17 ईयर से प्रथम सिविल वॉर चल रहे थे वह समाप्त हुए। लेकिन फिर सीरिया लॉ लागू करने को लेकर फिर से सिविल वॉर स्टार्ट हो गए। तीसरी दफा कूप साल 1985 में सूडानी मिलिट्री ऑफिसर अब्देल अल दहाब ने सीरिया लॉ प्रोटेस्ट के दबाव के कारण मिलिट्री कूप करके निमेरी को सत्ता से हटा दिया और सत्ता अपने हाथ में ले लिए। इन्होंने सिविलियन रूल वापस लाए। जब तक इलेक्शन नहीं हुए तब तक यह ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल का चीफ बने रहे। फिर जब 1986 में इलेक्शन हुआ और सादिक अल महदी की गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने सत्ता महदी को सौंप दिए और इन्हीं के साथ एक बार फिर मिलिट्री रूल का एंड हुआ। लेकिन फिर जब चौथी दफा कूप साल 1989 में सूडानी मिलिट्री ऑफिसर उमर अल बशीर ने मिलिट्री कूप करके डेमोक्रेटिकली द्वारा चुने गए पीएम महदी को सत्ता से उखाड़ फेंके और खुद को इन्होंने तब तक रूलर डिक्लेयर नहीं किए जब तक कि इन्होंने रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल को नष्ट नहीं कर दिए और सभी सूडानी पॉलिटिक्स पार्टी पर बैन नहीं लगा दिए। जब ये सब हो गए तब जाकर इन्होंने 3 इयर्स बाद यानी 1993 में खुद को कंट्री का नया रूलर डिक्लेयर किए। इसी के साथ फिर एक बार सूडान में मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गए। अल बशीर सूडान पर लॉन्गेस्ट टाइम तक रूल करने वाले रूलर हैं। कैसे इन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम तक सूडान पर रूल किए सो समझिए। जब अल बशीर ने 1993 में सत्ता संभाले तो इनको एक चीज का डर बना रहता था कि अगर पब्लिक हमारे किसी फैसले या किसी इश्यूज को लेकर सड़कों पर उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए तो हमें मिलिट्री कूप करके सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तो इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक मिलिशिया आर्मी तैयार किए सूडान के दारफुर एरिया के साइड, जिनका नाम जंजावीद रखे और इनका पहला लीडर मूसा हिलाल बने। अल बशीर ने इस फौज को तैयार ही इसलिए किए कि जो हमारे अगेंस्ट उठने वाले आवाज हैं उनको यह दबा सके, चाहे इनको आवाज दबाने के लिए प्रोटेस्टर को मारना ही
क्यों न पड़ जाए। सरकार की ताकत पाकर जंजावीद आर्मी ने ऐसे ही करने लगे। विरोधी एरिया में जा जाकर सिविलियन का जेनोसाइड करने लगे, इनके घरों को लूटने लगे, महिलाओं का यौन शोषण करने लगे। दिन प्रतिदिन इनके आतंक बढ़ने लगे। दारफुर के कुछ एरिया में जातीय कॉन्फ्लिक्ट भड़काने के आरोप में मूसा को जेल में डाल दिए, लेकिन फिर 2003 में अल बशीर के वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर इनको छोड़ दिए गए। इसी साल मूसा ने दारफुर में सिविलियन के अगेंस्ट एक बड़ी मिलिट्री कैंपेनिंग को अंजाम दिए, जिसमें कई सिविलियन मारे गए थे। साल 2013 में मौजूदा रूलर अल बशीर ने जंजावीद को लीगल पारामिलिट्री डिक्लेयर कर दिए और इनका नाम चेंज करके रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का नाम दिए, जिनको शॉर्टकट में RSF कहते हैं, और इनका पहला चीफ मोहम्मद हमदान दगालो को बनाए, जिनको लोग हेमदती के नाम से जानते हैं। ये अल बशीर के सबसे क्लोज और भरोसेमंद व्यक्ति थे। इनके इसी लॉयल्टी को देखकर अल बशीर ने इनको कई सोने का खदानों का मालिक बना दिए, जिसके बाद हेमदती के पास सोना स्मगलिंग करके अंधाधुन पैसे आने लगे। हेमदती इनमें से कुछ पैसों का इस्तेमाल फौज की ताकत को बढ़ाने के लिए बाहर से गाड़ियां, टैंक, बंदूकें, बम बारूद, गोलियां और आधुनिक हथियार को बाय करने लगे, और देखते ही देखते इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फौज खड़ा कर ली। 2013 में जब हेमदती RSF के नए चीफ बने, उस वक्त RSF के सिर्फ 6000 की ही फौज थी, लेकिन 2019 आते आते इनके 70,000 से प्लस फौज हो गई और सभी हथियारों से लेस। करीब 10,000 प्लस आर्म पिकअप ट्रकों हो गए थे इनके पास। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में RSF के 1 लाख से प्लस फौज हो गई थी। हेमदती किराए पर RSF आर्मी को यमन और लीबिया के सिविल वॉर में भेजते थे, लड़ाई करने के लिए नेशनल आर्मी के साइड से। दिसंबर 2018 में सूडान की पब्लिक सड़कों पर उतर आई। महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए अल बशीर सरकार के अगेंस्ट पब्लिक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपनी डिमांड को लेकर प्रोटेस्टर की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और पब्लिक प्रोटेस्ट करते करते सूडान की कैपिटल खार्तूम पहुंच गई। पब्लिक की भीड़ को देखकर अल बशीर डर गए। इनको लगे कि अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट चलते रहे हमारे अगेंस्ट तो हमारी सत्ता छीन जाएगी। तो इन्होंने इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए सूडानी आर्म फोर्सेस SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF को भेज दिए। इन्होंने जाकर वहां वायलेंस करके भीड़ को तितर बितर कर दिए। इस वायलेंस में 120 प्रोटेस्टर की मौत हुई और सैकड़ों लोग इंजर्ड हुए, और जो डेड बॉडीज सड़कों पर पड़े रह गए थे, इन फोर्सेस ने क्या किए, उनमें पत्थर बांधकर नील नदी में फेंक दिए। यह न्यूज और यहाँ की जेनोसाइड की वीडियो जब इंटरनेट के जरिए सभी लोगों तक पहुँचे तो इसे देखकर अल बशीर सरकार की तानाशाही पर भड़क उठे और सड़कों पर उतर आए इनके अगेंस्ट। देश के कई शहरों में जोरदार प्रोटेस्ट होने लगे। पहले यह प्रोटेस्ट महंगाई को लेकर शुरू हुए थे, अब पब्लिक डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गए कि अल बशीर सरकार के सभी आर्मी इनको कंट्रोल करने में विफल रहे। इस टाइम SAF के चीफ थे अल बुरहान और RSF के चीफ थे हेमदती। दोनों एक साथ मिल गए और 30 इयर्स तक सूडान पर रूल करने वाले रूलर उमर अल बशीर को 11 अप्रैल 2019 में मिलिट्री कूप करके सत्ता से इनको उखाड़ फेंके और इनको जेल में डाल दिए। देश की आर्मी सत्ता कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए और फिर जब पब्लिक से डेमोक्रेसी लाने की वादा किए तब जाकर प्रोटेस्ट समाप्त हुए। अगस्त 2019 में ट्रांसनल सॉवरेनिटी काउंसिल बनाई गई। 11 मेंबर की
टीम वाली। इसमें 5 मेंबर स्वतंत्रता और परिवर्तन फोर्सेस से थे जिनको सिविलियन ने चुनकर भेजे थे, और 5 मेंबर ट्रांसनल मिलिट्री काउंसिल से थे और 1 मेंबर को इन दोनों द्वारा एक जुडिशियल व्यक्ति को चुने गए थे। इन सभी ने देश में 39 मंथ की संक्रमण अवधि की घोषणा की और आगे कहे कि अवधि समाप्त होते ही डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस कराई जाएगी। तब तक के लिए कौन कितने वक्त तक सत्ता को संभालेगी और देश को आगे ले जाने की प्रयास करेगी, इसके लिए इन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन की, जिसमें 21 महीने तक सत्ता को देश की मिलिट्री चलाएगी और बाकी बचे 18 महीने काउंसिल में शामिल सिविलियन मेंबर सत्ता को संभालेगी और इस काउंसिल के कोई भी मेंबर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फिर जो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन जीतकर आएंगे, सत्ता उनके हाथ में सौंप दी जाएगी। अल बुरहान इस काउंसिल के चीफ बने और इनके सहयोगी हेमदती इनके डेप्यूटी बने। दोनों मिलकर सूडान पर रूल करने लगे। इस दौरान दोनों ने कई देश के दौरे किए डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर। अब वक्त आ गए थे सत्ता चेंज होने की। मिलिट्री को जो सत्ता संभालने की अवधि दी गई थी वह समाप्त हुए और इनके हाथ से सत्ता निकलकर सिविलियन मेंबर के हाथ में गए। सिविलियन मेंबर के तरफ से अब्दुल्ला हमोदक प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन सत्ता छोड़ना सूडानी मिलिट्री के फितरत में ही नहीं है। अल बुरहान ने क्या किए कि जो ट्रांसनल सोवेरेनिटी काउंसिल बने थे उनको भंग कर दिए और अक्टूबर 2021 को मिलिट्री जुंटा करके सत्ता को हथिया लिए। मिलिट्री जुंटा के मतलब होते हैं बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करना और मनमानी ढंग से रूल करना। सूडान में सिविल वॉर तब स्टार्ट हो गए जब अल बुरहान ने कहे आरएसएफ को इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाए और इनके जो सोल्डर हैं वह ऐसे ऐप में मर्ज हो जाएंगे और इनका पूरा कंट्रोल मेरे पास होगा। वॉर फाइटर कहे जाने वाले हेमदती समझ गए कि हमको पूरी तरह से साइडलाइन किए जा रहे हैं। यह सोचे कि हमारी सेना ही नहीं बचेगी तो सेनापति का क्या महत्व रह जाएगी। इसलिए इन्होंने अल बुरहान के प्रपोजल को ठुकरा दिए और यहीं से दोनों गुटों में तनाव स्टार्ट हो गए, जिसके बाद 15 अप्रैल 2023 से दोनों गुटों में लड़ाई प्रारंभ हो गई। आरएसएफ के फाइटर ने बहुत कम समय में देश की कैपिटल खार्तूम पर कब्जा कर लिए। फिर जाकर 2 साल बाद एसएएफ के जवानों ने 21 मार्च 2025 को खार्तूम का कंट्रोल अपने हाथ में लिए। सूडान की जो दारफुर साइड की एरिया है, इसके आसपास के कई इलाके को आरएसएफ लड़ाकों ने तबाह कर दिए। सड़कों पर लाशें बिखरी हुई है। इस जेनोसाइड में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुके हैं। करोड़ों लोग अपने घर बार छोड़कर भाग चुके हैं। शहर के बाहर तंबू छाड़कर रह रहे हैं। दारफुर में एक शहर है अल फासिर। इन पर 18 महीनों का घेराबंदी के बाद जाकर आरएसएफ ने कब्जा किए। फिर इनकी ऐसी दुर्दशा की कि यूनाइटेड नेशंस को इस शहर को अकाल डिक्लेयर करने पड़ गए और जो सैटेलाइट से इमेजेस वायरल हुए थे वो इसी शहर का था। इस सिविल वॉर में हजारों महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुए और ये सिविल वॉर स्टार्ट हुए 3 साल होने को जा रहे हैं और समाप्त होने की नाम नहीं ले रही है। संयुक्त अरब अमीरात, जिनको शॉर्टकट में यूएई कहते हैं, पश्चिम एशिया की एक देश है। सूडान गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर इन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन्होंने आरएसएफ को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और इस जेनोसाइड को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन पुख्ता एविडेंस ना होने के कारण कोर्ट इनके बातों को खारिज कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि बिना बाहरी मदद के आरएसएफ इतनी ताकतवर कैसे हो सकते हैं जो देश की मेन आर्मी से इतनी लंबी लड़ाई लड़ सके। कुछ चीजों को देखने के बाद यह क्लियर हो जाती है कि भले यूएई इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आरएसएफ को सपोर्ट कर रही है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं।
यूएई अपना सबसे अधिक लगभग 40% गोल्ड सूडान से खरीदता है और सूडान के अधिकतर गोल्ड खदानों पर आरएसएफ लीडर हेमदती का कब्जा है। जब लड़ाई शुरू हुए, हेमदती गोल्ड एक्सचेंज करके यूएई से आधुनिक हथियार लेने लगे। लड़ाई के बाद यूएई को अधिक बेनिफिट हो रहे हैं क्योंकि इनको गोल्ड सस्ते में मिल रहे हैं लड़ाई के कारण, इसलिए यूएई आरएसएफ को सपोर्ट कर रही है। जून 2023 में यूएई ने सूडानी रेफ्यूजी की मदद करने के लिए चाड के अम्दाजारस में एक फील्ड हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन जो रेफ्यूजी को मदद कर रहे अफ्रीकी ऑफिसर थे वह बताते हैं कि उस हॉस्पिटल में सिर्फ आरएसएफ लड़ाकों का ही ट्रीटमेंट किए जा रहे थे। यूनाइटेड नेशन और अमेरिकी ऑफिसर्स बताते हैं यूएई इस चैरिटी के आड़ में आरएसएफ जवानों को हथियार अवेलेबल करा रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने हेमदती और शेख मंसूर के बीच कई कॉल्स को इंटरसेप्ट किए थे। शेख मंसूर हेमदती के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं। हेमदती ने फरवरी 2022 में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात किए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स एनजीओ हैं, इन्होंने सूडान के विभिन्न इलाकों में यूएई में मैन्युफैक्चरिंग बख्तरबंद कर्मियों के वाहक एपीसी की पहचान की, जिसका इस्तेमाल आरएसएफ के लड़ाके कर रहे थे। ये फ्रांस में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग अत्याधुनिक हथियार हैं जो गैलेक्सिक सिस्टम से लेस हैं। अगस्त 2025 में दारफुर के जमजम कैंप में कई कोलंबिया के भाड़े के सोल्डर की पहचान की गई जो आरएसएफ के तरफ से लड़ाई कर रहे थे। इन सभी को यूएई की सिक्योरिटी कंपनी द्वारा हायर किए गए थे।